द्वारा आयोजित फैमिली फन फेस्ट में कला साधकों और कला प्रेमियों का अद्भुत मेला नजर आ रहा है। कल्चर स्ट्रीट में आयोजित भास्कर फैमिली फन फेस्ट में एक तरफ जहां कला और संस्कृति के विविध रंग बिखर रहे हैं, तो वहीं लजीज व्यंजनों का जायका भी लोगों में उमंग जगा रहा है। फैमिली फन फेस्ट में नृत्य, नाटक, म्यूजिक और कला की अलग अलग विधाएं एक साथ देखने को मिल रही हैं। भंवरताल उद्यान के समीप स्थित कल्चरल स्ट्रीट में उत्सव का माहौल है। कल्चरल स्ट्रीट में दैनिक भास्कर फैमिली फन फेस्ट का शानदार आगाज हो चुका है। खास बात यह है कि फैमिली फन फेस्ट में एक तरफ जहां कला और संस्कृति के विविध रंग बिखर रहे हैं, तो वहीं लजीज व्यंजनों के जायके का स्वाद भी लोगों को चखने को मिल रहा है। यहाँ एक ही स्थान पर कला साधकों और कला प्रेमियों का अद्भुत मेला नजर आ रहा है। फैमिली फन फेस्ट के दूसरे दिन शनिवार को फेस्ट में विभिन्न प्रस्तुतियां हुई। इसके पूर्व अतिथियों डॉक्टर श्रीमती किरण शुक्ला, डॉक्टर नीलम अग्रवाल, शिप्रा ढुल्लेरे और साहित्यकार विवेक चतुर्वेदी ने फेस्ट का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया। थैंक यू। दैनिक भास्कर की बहुत ही सार्थक पहल है। कल्चरल स्ट्रीट में इस फेस्ट का आयोजन आज हमारे लिए, पूरे जबलपुर शहर के लिए, संस्कार धानी के लिए उत्साह का माहौल बना दिया है। भास्कर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि इस आयोजन के लिए। और ये इसमें जो हम देख रहे हैं पेंटिंग्स और आर्ट एंड कला और फूड, ये सारी चीज़ें मिलके बहुत ही आनंदित महसूस करा रही हैं। फूड की जो खुशबू है बाहर तक जा रही है। और सीनियर सिटीजन्स को मैं उनकी आवाजाही को देख रही हूँ कि वो टीवी के सामने ना बैठ के इस फेस्ट का पूरा आनंद ले रहे हैं और दादा दादी बच्चों के साथ आ रहे हैं। बहुत ही उत्साह महसूस हो रहा है मुझे और मैं भी बहुत ही आनंदित हूँ यहाँ पर। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने महाविद्यालय की छात्राओं को भी इसका एक हिस्सा बनाऊँ और इसके लिए मैं कोशिश करूँगी कि बच्चे हमारी जो ज्वेलरी बनाते हैं उनको यहाँ पर प्रस्तुत कराऊँ। फैमिली फन फेस्ट में शनिवार को आयुध निर्माणी खमरिया रंगमंडल द्वारा नुक्कड़ नाटक में नर्क से बोल रहा हूं की प्रस्तुति दी गई। इसके बाद लोमास बैंड की शानदार प्रस्तुति ने श्रोताओं का मन मोह लिया। वहीं डीजे नारायण ने भी खूब धूम मचाई। जरा सपना ले जरा सगाबों में सजा तू, जरा सयालों में बसा बचा तुझको मेरी फैमिली फन फेस्ट का लुत्फ उठाने पहुंचे लोगों ने दैनिक भास्कर के इस आयोजन की जमकर तारीफ की, तो वहीं कलाकारों की परफॉर्मेंस को भी दिल से सराहा। दैनिक भास्कर ने जो एक अनुकरणीय अभियान यहाँ शुरू किया है और इस तरह से इस जो कल्चरल स्ट्रीट जबलपुर में उपेक्षित पड़ी हुई थी उसको फिर से जीवंत किया है और एक सांस्कृतिक समागम यहाँ पर शुरू किया है। बहुत सारे कला के जो स्वरूप हैं उनको यहाँ प्रदर्शित करते हुए, साथ ही साथ जो जबलपुर के बहुत से व्यंजन हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं, उनके लिए भी कोई एक ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर वो एक साथ लोग उसका आस्वाद ले सकें। तो कल्चरल स्ट्रीट में इस तरह से जो ये शुरू हुआ है, मुझे लगता है कि दूसरे महानगरों में अभी तक होता था, लेकिन जबलपुर में ये प्रयास अभी तक बाकी था और दैनिक भास्कर ने इसको प्रारंभ किया। इसके लिए वो बधाई का और शुभकामनाओं का पात्र है। दैनिक भास्कर द्वारा जो ये फन फेस्ट यहाँ पर चालू किया गया है, ये काफ़ी अच्छा समझ में आ रहा है। यहाँ पर काफ़ी सारा आर्ट्स का है, कल्चर का है, क्रिएशन है, फिर उसके बाद पेंटिंग्स हैं और यहाँ खाने पीने के भी बहुत सारे स्टॉल्स लगाए गए हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। खाने पीने की चीज़ें काफ़ी टेस्ट हैं, बहुत अच्छा है। अलग अलग स्टेट्स की वैरायटीज़ यहाँ पर आई हुई हैं। खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें हैं। प्लीज़ आइए यहाँ पर घूमिए। दैनिक भास्कर के द्वारा जो दिया गया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है भैया। इसको मैं 5 आउट ऑफ 4.9 रेटिंग दूंगा। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि ये दैनिक भास्कर की बहुत ही अच्छी पहल है, जिसमें फैमिली फन फेयर करके एक ये है प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया है। मेरे हिसाब से तो
बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें आर्ट है, कल्चर है, गायन है, वादन है, नृत्य है, और सबसे बेहतर चीज़ जो है, जो हर किसी को लुभाती है, वो भोजन। तो यहाँ खाने के अलग अलग स्टॉल्स लगे हैं। इन स्टॉल्स में पूरे भारत देश से, कोई राजस्थान का, गुजरात का या एमपी का, और बहुत अलग अलग तरह के फूड उपलब्ध हैं, खाने उपलब्ध हैं। हम आए हैं भास्कर फन फीस में। भास्कर हर साल कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, बट इस बार जो ये फन फीस है बहुत अच्छा है। बच्चों के लिए, न्यू आर्ट्स के लिए है, और खाने पीने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और कलाकारों का भी बहुत अच्छा मंच सजाया गया है, तो बहुत अच्छा है। थैंक यू भास्कर। दैनिक भास्कर की तरफ से फैमिली फन फेस्ट का ये जो आयोजन किया गया है, इसमें मैं आज शामिल हुआ सपरिवार। बहुत आनंद आया। यहाँ पे तरह तरह के व्यंजन हैं, यहाँ पे कई लोगों ने अपने आर्ट भी यहाँ पे दिखाए हुए हैं। मैं सभी नागरिकों से अनुरोध करूँगा कि यहाँ पे एक बार अवश्य प्रदान। खास बात ये थी कि लोगों ने अपनों के साथ यहाँ आकर लजीज व्यंजनों का भी लुत्फ उठाया और फन और फूड से सजी शाम को खूब एंजॉय किया। सिविक सेंटर स्थित उद्यान का स्मार्ट सिटी द्वारा करीब 1.25 करोड़ रुपए की लागत से पुनः निर्माण कराया गया। काम पूरा हुए 2 महीने से ज्यादा का समय गुजर गया है, लेकिन अब तक उद्यान का लोकार्पण नहीं किया गया है। जनता के लिए उद्यान के दरवाजे बंद हैं। लोकार्पण के लिए नेताजी को समय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए सिविक सेंटर के उद्यान के गेट पर अब तक ताला जड़ा हुआ है, जबकि उद्यान का कार्य पूरे हुए 2 महीने से ज्यादा का समय गुजर चुका है। जनता परेशान है, खासकर सुबह शाम टहलने आने वाले बुजुर्ग और बच्चे इस उद्यान के गेट के खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी के अधिकारी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। ये तक बताने के लिए तैयार नहीं है कि उद्यान के गेट कब तक खुलेंगे। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा बरगी डैम में स्थानीय मछुआरों की नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पहली बार आयोजित हुई इस प्रतियोगिता में मछुआरों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। पर्यटन एवं साहसिक गतिविधियों को विस्तार देने की मंशा से मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ने पहली बार बरगी डैम में नौका दौड़ का आयोजन किया, जिसमें करीब 2 दर्जन स्थानीय मछुआरों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। और ये नौका दौड़ मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के द्वारा माननीय विनोद घोटिया जी के सानिध्य में, जो निगम के अध्यक्ष हैं, उन्होंने हरी झंडी दिखा करके और नौका दौड़ प्रारंभ कर दी है। और अभी प्रारंभ के तौर पर देखा जाए तो सभी नौका वो वाला जीत गया, वो लाल झंडे वाला। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष विनोद घोटिया ने इस अवसर पर कहा कि जल्द ही बरगी जलाशय में गोवा की तर्ज पर बनाना राइड प्रारंभ कराई जाएगी, ताकि पर्यटक इसका आनंद ले सकें। और ये प्रतिवर्ष होगी। इस बार हमने ये प्रयोग अभी एक जगह और किया है प्रदेश में, यहाँ किया है। अब तवा में हम करने वाले हैं, गांधी सागर में हम कर चुके हैं, बरगी में हो गया, अब तवा में हम इसको करने वाले हैं कि वहाँ के भोपाल में भी इसको कर रहे हैं। लोगों का जुड़ाव कम से कम, जहाँ वो जिस परिधि के चारों तरफ रह रहे हैं, जिसमें उनका जीवन गुजर रहा है, उसके प्रति उनका लगाव बना रहे, इस दृष्टि से स्थानीय लोगों को एंगेज करने की दृष्टि से ये प्रतियोगिता होती है। वहीं पर्यटन विकास निगम के जल क्रीड़ा विभाग के महाप्रबंधक ने कहा कि बरगी से मंडला तक क्रूज चलाए जाने की तैयारी है। पर्यटकों की मांग पर इसे जल्द प्रारंभ कराया जाएगा। जबलपुर से मंडला के क्रूज का हमने पूरा सब लाइन अप कर लिया है, सब देख लिया है। अब टूरिस्ट अगर चाहेंगे तो हम बिल्कुल क्रूज भेजने की स्थिति में हैं। नौका दौड़ में हिस्सा लेने वाले स्थानीय मछुआरों के चेहरे भी खुशी से खिले नजर आए। नगर निगम के राजस्व विभाग को इस वित्तीय वर्ष में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 3.5 महीने में 180 करोड़ रुपए टैक्स वसूल करने की चुनौती से जूझना पड़ेगा। लिहाजा अवकाश के दिनों में भी कैश काउंटर खुले रखे गए हैं। छुट्टी के दिन भी करदाताओं ने 15 लाख रुपए से ज्यादा का टैक्स जमा किया। अवकाश के दिन भी नगर निगम मुख्यालय सहित सभी जोन कार्यालयों के कैश काउंटर खुले रखे गए, ताकि करदाता आसानी से टैक्स जमा कर सकें। इस वित्तीय वर्ष में राजस्व विभाग के सामने 325 करोड़ रुपए टैक्स वसूलने का लक्ष्य है, जबकि अभी तक 140 करोड़ रुपए टैक्स जमा हुआ है। यानी बचे हुए 3.5 महीने में 180 करोड़ रुपए टैक्स वसूल की चुनौती है।
लक्ष्य हमारे यहाँ 325 करोड़ का रखा गया है, जिसमें अभी तक 140 करोड़ की नगर निगम को आय हो चुकी है, जिसमें संपत्ति कर 120 करोड़, जल शुल्क 50 करोड़ और उपभोक्ता प्रवाह 15 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अभी तक संपत्ति कर में 52 करोड़, जल शुल्क में 20 करोड़ और उपभोक्ता प्रवाह में 3 करोड़ की राशि प्राप्त हो चुकी है। हमारे को उम्मीद है कि आगामी जो 3.5 महीने बचे हुए हैं, जिसमें हम 180 करोड़ से ऊपर की वसूली करेंगे और हमारा लक्ष्य जरूर प्राप्त करेंगे। अभी हम लगातार दिसंबर के महीने में शनिवार के दिन भी कार्यालय और काउंटर खोल रहे हैं, जिससे कि जनता सुविधा से अपना टैक्स जमा करे, और बाद में आगामी आने वाले महीनों में इतवार के दिन भी हम काउंटर खोलेंगे और हमारा रेवेन्यू का अमला कार्य करेगा, ताकि लोगों को सुविधा हो टैक्स जमा करने में और वो अपनी मर्जी से टैक्स जमा करें। अधिकारियों का कहना है कि आगे भी अवकाश के दिनों में कैश काउंटर खुले रखे जाएंगे ताकि वसूली का लक्ष्य पूरा किया जा सके। मध्य प्रदेश नगर निगम नगर पालिका कर्मचारी संघ ने निगम आयुक्त आशीष वशिष्ठ के खिलाफ एक पत्र नगरीय प्रशासन आयुक्त भरत यादव को सौंपा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि निगम आयुक्त की प्रताड़ना के चलते कर्मचारी मुकेश पारस की मौत हुई है, लिहाजा जांच कर दंडात्मक कार्यवाही की जाए। नगर निगम के कर्मचारी मुकेश पारस की मौत के कारण कर्मचारियों के बीच पनपा आक्रोश जल्द ठंडा होता नजर नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश नगर निगम नगर पालिका कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने इस मामले की शिकायत नगरीय प्रशासन आयुक्त भरत यादव से की है। सौंपे गए पत्र में नगर निगम कमिश्नर आशीष वशिष्ठ के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि उनकी प्रताड़ना से कर्मचारी की मौत हुई है। मध्य प्रदेश नगर निगम नगर पालिका कर्मचारी संघ के एक डेलीगेशन ने नगरीय प्रशासन मंत्री और नगरीय प्रशासन आयुक्त भरत सिंह यादव से मुलाकात की। मुलाकात का कारण जबलपुर नगर निगम में मुकेश पारस नामक हमारे साथी की मृत्यु हुई हमारे निगम आयुक्त आशीष वशिष्ठ के दबाव में। मुकेश पारस एक नियमित कर्मचारी और अतिक्रमण दल प्रभारी थे। निगम आयुक्त ने द्वेष भावनापूर्ण उन्हें नाला गैंग में डाल दिया और उन्हें सस्पेंड करने की भी बात की, और इस दबाव में, इस भय में उसकी मृत्यु हो गई। हमने आज मुलाकात की है, उन्हें अपनी बात को संज्ञान में लिया है। उन्होंने कहा है कि दोषी अधिकारी पर दंडात्मक कार्रवाई शीघ्र की जाएगी, ऐसा उन्होंने हमें आश्वासन दिया। वहीं इस मामले में नगरीय प्रशासन आयुक्त ने कर्मचारी संगठन को उचित कार्यवाही एवं जांच कराने का आश्वासन दिया है। यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाना ही भारतीय रेल का मकसद है, लेकिन यात्रियों द्वारा रेल पटरी पार करना रेलवे के लिए एक बड़ी समस्या है। इस समस्या से निजात पाने रेलवे द्वारा समय समय पर विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की जाती रही है। बीते नवंबर माह में आरपीएफ ने अभियान चलाकर करीब 350 लोगों पर अधिकृत रूप से पटरी पार करने के मामले में कार्यवाही की है। यात्रियों को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाना रेलवे का मुख्य ध्येय रहा है, लेकिन यात्रियों द्वारा रेल पटरी पार करना रेलवे के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या से निजात पाने के लिए रेलवे द्वारा जहां रेल यात्रियों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं अभियान चलाकर अनाधिकृत रेल पटरी पार करने वाले लोगों और यात्रियों पर कार्यवाही भी की जा रही है। बीते नवंबर माह में भी रेल पटरी पार करने वालों के विरुद्ध जबलपुर रेलवे मंडल में विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान करीब 350 लोगों के विरुद्ध धारा 147 के तहत कार्यवाही की गई। अगर जनवरी माह से अक्टूबर माह तक हुई कार्यवाही की बात करें तो 907 लोगों पर अनाधिकृत रूप से पटरी पार करने के मामले में आरपीएफ द्वारा कार्यवाही की गई है। ये काफ़ी मामले पटरी पार करने पे आ रहे थे, तो आरपीएफ द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया है जबलपुर मंडल में। 16 नवंबर से 23 नवंबर तक ये अभियान चलाया गया और इस एक सप्ताह के अभियान में कुल 340 व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई। ये धारा 147 के तहत ये कार्रवाई की गई। और अगर जनवरी से अक्टूबर तक की बात करें तो जो आंकड़े हैं 907 व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है। इसमें हम लोग जागरूक करते हैं पब्लिक को नुक्कड़ नाटक, उद्घोषणा, पैम्पलेट, बैनर इत्यादि द्वारा, और मीडिया के द्वारा भी यही अपील करेंगे कि कृपया पटरी एफओबी वगैरह से ही पार करें, अनाधिकृत रूप से पटरी पार न करें, ये इसके जान माल का खतरा रहता है। मां नर्मदा तट ग्वारी घाट में होमगार्ड की अस्थायी चौकी बदहाली का शिकार है, जिसके कारण ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड के जवानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहने वाले होमगार्ड के जवानों की इस समस्या की तरफ विभाग का कोई ध्यान नहीं है।
मां नर्मदा तट ग्वारीघाट में होमगार्ड के बल की तैनाती प्रशासन द्वारा की गई है। यहां 24 घंटे 2-2 होमगार्ड के जवान तैनात रहते हैं, लेकिन इन होमगार्ड जवानों के रहने के लिए दी गई अस्थायी चौकी बदहाली का शिकार है, जिसके कारण ड्यूटी पर तैनात जवानों को बेहद कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि चौकी के सामने ही गंदे पानी का नाला गुजर रहा है और नाले के पानी से कमरे की दीवारें और फर्श पर सीढ़न आ गई है, जिससे कमरे में बैठना उठना भी मुश्किल है। दुर्भाग्य की बात है कि अस्थायी चौकी के हालात अफसरों से छिपे नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी विभाग की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। अभी बारिश का समय था तो यहाँ पर काफ़ी पानी भर गया रहा। इसके बाद फिर अब ये यहाँ हमारा सामान आ गया है और यहाँ पर ये नाली बह रही है। इसका गंदगी इतनी ज़्यादा कि हम लोग अंदर बैठ नहीं पाते हैं। यहाँ नगर निगम का पूरा सामान भरा रहता है। तो अब तो ठंड का समय है, फिर भी ये पानी कैसे गया है? पानी ये सफाई कर्मी इनसे बोलते हैं 2-4-6 दिन में एक दिन साफ कर देते हैं, इसके बाद फिर भर जाता है। तो इतनी बदबू आती है कि हम लोग यहाँ पर बैठ नहीं पाते हैं। होमगार्ड के कर्मचारियों की माने तो यहाँ कभी साफ सफाई भी नहीं की जाती है, जिसके कारण उनका यहाँ रह पाना मुश्किल हो जाता है। शोभापुर रेलवे फाटक पर बीती रात एक व्यक्ति की ट्रेन से टकराकर मौत हो गई। बताया जाता है कि युवक मोटरसाइकिल लेकर रेलवे ट्रैक को पार कर रहा था, उसी दौरान ट्रेन की चपेट में आ गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची धारताल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मर्ग कायम कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। शोभापुर रेलवे फाटक पर एक युवक की ट्रेन से टकराकर मौत हो गई। मृतक की पहचान विकास महतो के रूप में हुई है, जो घमापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाला बताया जा रहा है। घटना की जानकारी लगने के बाद धारताल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना स्थल पर पुलिस ने लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि रेल फाटक पार करते समय विकास ट्रेन से टकरा गया। उसकी बाइक भी घटना स्थल पर बरामद हुई। केम नंबर 994/20 के पास कटकर्मी की अवस्था में है, तो स्टेशन मास्टर की सूचना पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। बॉडी को बॉडी के सिर में चोट क्रॉस होने से सिर में चोट लगना प्रतीत हो रहा है और पीएम के लिए भेजा गया। आने नतीजा अग्रिम कार्यवाही की जाती है। फिलहाल पुलिस घटना की जाँच कर रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार की सुबह अल्प प्रवास पर डुमना विमानतल पहुंचे। डुमना विमानतल पर जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने मुख्यमंत्री की अगवानी की और उनका स्वागत किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार की सुबह वायुयान से डुमना विमानतल पहुंचे। विमानतल पर पार्टी नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री कुछ देर डुमना विमानतल पर रुकने के बाद हेलीकॉप्टर से सीधी जिले के लिए प्रस्थान कर गए। इस दौरान आईजी उमेश जोगा, डीआईजी RRS परिहार और कलेक्टर सौरभ कुमार मन भी डुमना विमानतल पर मौजूद रहे। केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर का जबलपुर आगमन हुआ। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री किसानों और विभागीय अधिकारियों की बैठक में शामिल हुए। सर्किट हाउस में किसानों के प्रतिनिधि मंडल और नर्सिंग के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय राज्य मंत्री से मुलाकात की और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर एक दिनी प्रवास पर जबलपुर पहुंचे। यहां सर्किट हाउस में केंद्रीय राज्य मंत्री ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री सर्किट हाउस में किसानों की बैठक में शामिल हुए। वहीं उन्होंने PWD विभाग के अधिकारियों की बैठक भी ली। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि एकलव्य विद्यालय को निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त राशि का आवंटन किया जा रहा है। कुछ नर्सेज आई थी यहाँ पे जो संविदा पे काम करती हैं, वो चाहती हैं कि मुझे नियमित किया जाए। तो इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी से भी बात करेंगे, एक लेटर उनको लिखेंगे कि अगर कोई जगह निकले तो पहले उनको नियमित किया जाए संविदा कर्मियों को। जो नया वर्ष आ रहा है इसको पूरे देश में नशा मुक्त वर्ष मनाने के लिए लोग 31 दिसंबर को रात में 11:58 पर जगह जगह लोग नशा न करने का संकल्प लेते हुए नए वर्ष के आगमन का स्वागत करेंगे और 1 जनवरी को स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में भी लोग नशा न करने का संकल्प लेकर के नए वर्ष की शुरुआत करेंगे।
सर्किट हाउस में नर्सेस के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय राज्य मंत्री से मुलाकात कर नियमितीकरण संबंधी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। आयुध निर्माणी खमरिया में बमों का लाट फेल होने के मामले में खमरिया प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों पर की गई कार्यवाही का विरोध शुरू हो गया है। सुरक्षा कर्मचारी यूनियन ने शनिवार को खमरिया गेट क्रमांक 2 पर द्वार सभा का आयोजन किया और इस मामले को लेकर प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। ये पीरियड शुरू हुआ है खमरिया का, आप देखिएगा, ऐसा नहीं है कि आंदोलन आयुध निर्माणी खमरिया में बमों का लाट फेल होने के मामले को लेकर खमरिया प्रशासन और कर्मचारियों में ठन गई है। शुरुआती दौर में निर्माणी प्रशासन द्वारा लापरवाही का हवाला देकर JWM स्तर के 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, जिसे लेकर सुरक्षा कर्मचारी यूनियन ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूनियन के कर्मचारी और कर्मचारी नेताओं ने खमरिया गेट क्रमांक 2 पर द्वार सभा का आयोजन किया। द्वार सभा के माध्यम से सुरक्षा यूनियन के पदाधिकारियों ने खमरिया प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसका मूल उद्देश्य जो खमरिया में व्याप्त तानाशाही, अनियमितता और अक्षम लोगों का जो नेतृत्व है प्रबंधकी, उसकी वजह से फैक्ट्री को बराबर नुकसान हो रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि हाँ, हमारे CMD साहब ने उन्होंने भी इस नीति का पालन किया कि सबसे छोटे कर्मचारी को, सब निचले स्तर के कर्मचारी को उसको सजा दे दो। अपराध बड़े लोग करें, भ्रष्टाचार बड़े लोग करें, गलत मशीनें बड़े लोग खरीदें, गलत कंपोनेंट बड़े लोग खरीदें, गलत कंपोजिशन बड़े लोग खरीदें और कमीशन वो खाएं, और जब लाट रिजेक्ट हो जाए, प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाए तो उसकी सजा छोटे कर्मचारी को दे दीजिए। यूनियन ने इस मामले को लेकर लगातार आंदोलन करने की चेतावनी दी है। गोहलपुर चौराहे पर जमे अतिक्रमण यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। थाने के सामने सड़क पर ठेले टपरों का जमावड़ा है, जिनकी वजह से दिन भर जाम लगता है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। गोहलपुर चौराहा अतिक्रमणों की चपेट में है। सड़क और फुटपाथ पर कब्जा जमा कर लगाई जाने वाली दुकानें यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई हैं। सड़क तक बढ़ाकर लगाई जाने वाली दुकानें भी हादसों का सबब बन रही हैं। राहगीर परेशानी झेलने को मजबूर हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। खास बात यह है कि गोहलपुर थाने के आसपास भी अतिक्रमण जमे हैं, लेकिन उन्हें हटाने की भी कोई कोशिश नहीं हो रही है, जिसके चलते अतिक्रमणकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विजयनगर शाखा के पूर्व ब्रांच मैनेजर सहित 5 लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। बैंक मैनेजर ने घोटाला करते हुए करीब 2.25 करोड़ रुपए का गबन किया था। बताया जाता है कि बैंक के पूर्व ब्रांच मैनेजर ने कोरोना काल में कुछ आवेदकों के दस्तावेज लेकर उनके नाम पर लोन स्वीकृत करवा लिया और कुछ साथियों की मदद से स्वीकृत लोन की राशि उनके खातों में ट्रांसफर कराकर गोलमाल कर दिया। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो जबलपुर ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विजयनगर शाखा के ब्रांच मैनेजर कमल कुमार मिश्रा सहित 4 अन्य लोगों OMP एसोसिएशन संगीता पटेल, सचिन पटेल, पिंकी विश्वकर्मा और प्रियम तिवारी के विरुद्ध धोखाधड़ी के मामले में FIR दर्ज की। EOW के अधिकारियों ने बताया कि पूर्व ब्रांच मैनेजर कमल कुमार मिश्रा ने अपने सहयोगी साथियों के साथ मिलकर उनकी लोन संबंधी करीब 2.25 करोड़ रुपए की राशि में घोटाला कर राशि का गबन किया और ये राशि अपने साथियों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। इस मामले की शिकायत मिलने के बाद EOW ने जांच करते हुए ब्रांच मैनेजर सहित 5 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज की है। और सारा पैसा जो है, जो 10-10 लाख रुपए जो सैंक्शन हुए थे, वो एक ही व्यक्ति सचिन पटेल, ये OMP एसोसिएट्स नामक एक फर्म चलाता है जो ब्यूटी पार्लर का कुछ सामान बेचने का छोटा मोटा काम करती है। सारा पैसा उसके खाते में, उसकी पत्नी पिंकी विश्वकर्मा के खाते में और कमल कुमार मिश्रा के एक रिश्तेदार हैं प्रियम तिवारी, उनके खाते में और सचिन पटेल की बहन के खातों में ये पैसा सारा ट्रांसफ़र हुआ है। ऐसे करीब 21 हितग्राही हमें मिले हैं और ये राशि करीब 1,70,80,000 रुपये की अब तक जाँच में पाई गई है। तो प्रथम दृष्टया अपराध घटित होना पाए जाने से कि इन लोगों के द्वारा आपराधिक षड्यंत्र करके और राशि का गबन किया गया है, ये जो है अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।
बताया जाता है कि पूर्व ब्रांच मैनेजर ने इन आवेदकों की केवाईसी लेकर उसकी मदद से कुटरचित दस्तावेज तैयार किए और 10-10 लाख रुपए का लोन स्वीकृत कराकर राशि अपने साथियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की थी। पीएसएम कॉलेज के पास स्थित मेट्रो बस स्टॉप में लावारिस बाइक मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी मिलने के बाद ओमती पुलिस का अमला मौके पर पहुंचा और बाइक को जब्त करने की कार्यवाही की। पुलिस ने शंका जाहिर की है कि बाइक चोरी की हो सकती है। घंटाघर से हाईकोर्ट के बीच पीएसएम कॉलेज मेट्रो बस स्टॉप पर एक लावारिस बाइक खड़ी मिलने से हड़कंप मच गया। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद ओमती पुलिस का अमला बस स्टॉप पर पहुंच गया। पुलिस ने आसपास के लोगों से बाइक के संबंध में पूछताछ की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला, जिसके बाद बाइक को जब्त कर लिया गया। पुलिस ने बाइक की चोरी होने की शंका भी जाहिर की है। इसको हम और राहुल मिश्रा है, इसको थाने लेके जा रहे हैं। देखा जाएगा किस थाने की गाड़ी है। कम दृष्टि लग रहा है कि चोरी की है, किसी ने छोड़ के चला गया होगा। पुलिस का कहना है कि बाइक के संबंध में जानकारी जुटाकर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवात का असर मध्य प्रदेश के मौसम पर पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले एक सप्ताह में मौसम के लिहाज से उथल पुथल जारी रहेगी। पहले तो तापमान में बढ़त होगी, लेकिन फिर बादल और बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। प्रदेश में 12 दिसंबर से हल्की बारिश हो सकती है। चक्रवात का सबसे ज्यादा असर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, इटारसी सहित 10 जिलों में देखने को मिलेगा। बंगाल में एक्टिव साइक्लोन मैंडूस तमिलनाडु में तबाही मचाने के बाद दक्षिण आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ गया है। मैंडूस के असर से मध्य प्रदेश 12 दिसंबर से मौसम में बदलाव होने लगेगा। पहले तो तापमान में वृद्धि होगी, लेकिन फिर बादल और बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। प्रदेश के जबलपुर, इंदौर, भोपाल, इटारसी, खंडवा सहित 10 जिलों में मैंडूस का ज्यादा असर होगा। यहाँ हल्की बारिश होने की संभावना है। वैसे अभी तापमान में घटबढ़ नजर आ रहा है। सर्दी का एहसास फिलहाल ज्यादा है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। शहर के आसपास उत्तरी हवाएं भी सक्रिय हैं। धन के अभाव में कोई भी व्यक्ति हृदय रोगों के उपचार से वंचित ना रह जाए, इस मकसद से सेठ मन्नूलाल जगन्नाथ दास ट्रस्ट हॉस्पिटल ने अभिनव पहल की है। हॉस्पिटल में लगाए गए निःशुल्क शिविर में 500 से ज्यादा मरीजों ने लाभ प्राप्त किया। दीक्षितपुरा स्थित मन्नूलाल हॉस्पिटल में निःशुल्क हृदय रोग परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हृदय रोगियों की ईसीजी एवं शुगर की जांच मुफ्त की गई। साथ ही अन्य बड़ी जांचों को भी रियायती दरों पर किया गया। हॉस्पिटल प्रबंधन का कहना है कि एम्स के अनुभव प्राप्त चिकित्सकों द्वारा 6,000 रुपए में एंजियोग्राफी एवं मात्र 1 लाख रुपए में एंजियोप्लास्टी की जाती है। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए पूरा इलाज बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध है। तो आज के दिन हमने काफ़ी रियायती दरों में जांचों का आयोजन किया है। वैसे तो मन्नूलाल अस्पताल हमेशा से ही अपनी कम दाम में उत्तम सेवा देने के लिए प्रसिद्ध है। फिर भी हमने आज एंजियोग्राफी 6,000 रुपये में रखी है और इन जनरल हमारे यहाँ सभी चीज़ों का रेट कम से कम ही है। एंजियोप्लास्टी का भी हमारे यहाँ 1 लाख में पूरा पैकेज हो जाता है और आयुष्मान कार्ड जो होते हैं उनका मुफ्त में इलाज हो जाता है। बाकी सारे ब्लड टेस्ट, इको, ईसीजी सब चीज़ों ईसीजी हमने फ्री रखी है और बाकी जांचों में 20% का आज हमने रियायत रखी है। तो इस शिविर के द्वारा हम मरीज़ों में थोड़ा सा जागरूकता लाना चाह रहे हैं कि वो अपने दिल का किस तरह से देखभाल कर सकते हैं, बीपी, शुगर को कैसे कंट्रोल रख सकते हैं और दिल के क्या लक्षण होते हैं उनकी हम उन्हें जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इस माध्यम से बताना चाहूँगा कि कभी भी सीने में तेज़ दर्द हो तो तुरंत अपने निकटतम अस्पताल में संपर्क करें, कम से कम एक ईसीजी कर ले और हार्ट अटैक की अवस्था में एंजियोग्राफी ही सबसे बेस्ट इलाज होता है। बाकी जो भ्रामक जानकारियाँ बहुत बार किसी के चैनल के थ्रू आई जाती है उस पर ध्यान ना दे। इन रोगियों में से जो अधिक पीड़ित रोगी निकलेंगे उनके लिए एंजियोग्राफी की सुविधा मात्र 6,000 रुपये में तथा एंजियोप्लास्टी की सुविधा 1 लाख रुपये में निर्धारित की गई है और जो मरीज आयुष्मान कार्डधारी हैं उनको पूर्णतया निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाएगी। यह योजना इसलिए निर्मित की गई है ताकि हृदय रोगी धन के अभाव में हृदय रोग का इलाज करवाने से वंचित न रह जाए। यह इस संस्था की समाज सेवा की कड़ी में एक प्रयास है।
हॉस्पिटल प्रबंधन का कहना है कि सस्ती दरों पर बेहतर हृदय उपचार प्रदान करना उनका मकसद है और जनसेवा का यह कार्य निरंतर जारी रहेगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।